Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. एंड जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग आपके टारगेट जून 2023 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और अभी हम यूनिट 1 के साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट 1 में हमने 2 पार्ट कवर किए हैं। आपके कंसेप्ट ऑफ टीचिंग को हम स्टडी कर चुके हैं और उसी के साथ साथ हमने नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग भी पढ़ लिया है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग पढ़ा है और नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पढ़ा है। आज हम लेवल्स ऑफ टीचिंग को स्टडी करेंगे अपने इस सेशन में, तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कराए जा रहे हैं ये आपको यूनिट 1 के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। एंड वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हम अपनी न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलिए गाइज, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आपकी यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड और यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं आपके यूनिट 1 के, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस पार्ट्स में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। यस, लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण के स्तर क्या होते हैं ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, लेवल्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो द ओवरऑल ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग is to build the overall personality of the learners and it evolves around the डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स। देखिए, मैं अगर बात करूं कि यहाँ पर आपको ये जो बोला है कि ओवरऑल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये जो ओवरऑल ऑब्जेक्ट है ये बता रहा है उद्देश्य को, कि जो शिक्षण है उसका पूर्णतः उद्देश्य क्या है। तो जो आपका शिक्षण है उसका पूर्णतः उद्देश्य है कि वो क्या करे, वो जो भी अधिगम करता है, जो लर्नर है उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो डेवलप करे। सॉरी तो जो आपका अधिगम करता है, लर्नर है, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करना इसका उद्देश्य है। साथ ही यहाँ पर बात हो रही है लर्नर के जो भी डेवलपमेंट ऑल अराउंड रहता है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो कि लर्नर की कैपेबिलिटी, ठीक है, क्या उसकी क्षमता है, कैसा वो सोचता है, उसकी थिंकिंग और उसके बिहेवियर में चेंज आना। ठीक है, ये तो हम लोग जान ही चुके हैं। अब शिक्षण के स्तर वही है कि शिक्षण का समग्र उद्देश्य शिक्षार्थियों के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करना है और ये शिक्षार्थी की क्षमता, सोच और छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के विकास के आसपास जो है वो विकसित होता है। अब हम जानेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि जो आपका शिक्षण है उसके अलग अलग जो है वो स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है। शिक्षण के जो स्तर होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो कि आपका है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, दूसरा है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और तीसरा आपका है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो तीनों ही इम्पॉर्टेंट लेवल्स हैं आपके टीचिंग के और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो इन सबको हम जो है वो आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक बार बात कर लें कि इनके प्रतिपादक कौन हैं, इनके जनक किसको कहा जाता है, फादर कौन कहलाते हैं इनको। तो मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये हैं आपके हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के फादर हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो हैं वो हैं आपके मॉरिसन। ठीक है, तो मॉरिसन जो हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के हैं और रिफ्लेक्टिव लेवल के जो हैं वो हैं आपके वॉन्ट। ठीक है, तो ये जो है इनके प्रतिपादक हैं।
अब हम हिंदी में भी देख लेंगे। शिक्षण का स्मृति स्तर में आप क्या क्या आएंगे, मतलब शिक्षण का स्मृति स्तर आएगा, शिक्षण के स्तर को समझना यानी अंडरस्टैंडिंग बोध, और शिक्षण का चिंतनशील स्तर आएगा। अब हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे कि मेमोरी लेवल जो है वो क्या है टीचिंग का। तो मेमोरी लेवल जो है टीचिंग का, ये एम्फसाइज करता है ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड इट्स ऑल अबाउट क्रैमिंग। क्रैमिंग मतलब कि आपने जो भी कुछ याद किया है तो जो आपकी मेमोरी में है आप उसको प्रेजेंट कर पाते हो, वो आपका मेमोरी लेवल कहलाता है। कि मतलब किस हद तक आप किसी चीज़ को याद रख सकते हो। ठीक है, आप परसों किसी भी व्यक्ति से मिले थे और अगर आप उस व्यक्ति को देखकर आज पहचान जाते हो तो ये मतलब आपकी मेमोरी के अंतर्गत है, क्योंकि आपने उसको देखा था और अब आप उसको पहचान रहे हो। आपने कोई चीज़ कहाँ रखी है उसको आप याद कर रहे हो, ये भी आपके मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। तो जो मेमोरी लेवल होता है टीचिंग का, वो क्या करता है, फैक्ट्स को और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। ये सब कुछ आपका क्रैमिंग के अकॉर्डिंग होता है, मतलब आपको याद रखना है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन जो है इज़ गेन्ड बाय द लर्नर। यहाँ पर जो भी नॉलेज होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो लर्नर क्या करता है, गेन करता है। कैसे गेन करता है, तो यहाँ पर वो मेमोराइजेशन करता है, यानी रटन प्रणाली की बात यहाँ पर की गई है। रट कर जो है वो यहाँ पर लर्नर इन्फॉर्मेशन को याद करता है। जैसे कि आप सभी ने अगर मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल या समझा नहीं होगा कि कैसे आया, उन्होंने रट लिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L/B/H होता है। ठीक है, उनसे पूछ लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल आप कैसे निकालोगे, तो हाफ इंटू एल्टीट्यूड इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो रट लिया। ठीक है, तो वही है कि कोई नॉलेज या कोई इन्फॉर्मेशन जो भी लर्नर ने गेन की, किसके थ्रू की, वो मेमोराइजेशन के थ्रू की, रट के कर लिया। ठीक है, याद रहा बार बार क्योंकि उसको रिवाइज किया, लेकिन आपने ये नहीं जाना कि वो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है L/B/H वो बेसिकली आया कहाँ से, ये तो जानने की कोशिश ही नहीं की। तो का डेरिवेशन आपने सीखा नहीं, आपने क्या किया, सिर्फ उसको रट लिया कि अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो आप वहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट का क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बट आपने ये नहीं सोचा कि कैसे, क्यों, मतलब हमने लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिया। ठीक है, तो उसका डेरिवेशन कैसे हुआ वो नहीं देखा, बस सिर्फ उसको रट लिया। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत आएगा। इट्स द इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग, तो ये बहुत ज़्यादा शुरुआती स्टेज होती है। अब वहीं यहाँ पर हम देख लेते हैं टेबल्स की, अगर हम, क्योंकि शुरुआती बात आ गई ना कि इनिशियल स्टेज है, तो इनिशियली अगर हम बात करें तो अब मैथ्स का ही हम लेते हैं। आप 1 2 3 4 जब बच्चे होते होंगे तो आपने 1 2 3 4 कैसे याद किया था, रट के याद किया था, किसी ने समझाया तो नहीं था। अब तो फिर भी आपका प्ले स्कूल चल रहे हैं, किंडरगार्टन प्रणाली वगैरह आ गई है, तो अब आपको सिखाया जाता है कि ये एक मतलब दिखाते हैं कि ये क्या है, ये एक बॉल है, ये 2 आइसक्रीम्स हैं, इस तरह से। लेकिन पहले तो आपको एक स्टूडेंट खड़ा हो जाता था या टीचर बोलता था बोलो बच्चों 1, तो आप भी बोलते थे 1, बोलो बच्चों 2, वो भी आप भी बोलते थे 2, तो 1 2 3, इस तरह से आप क्या करते थे, रट रट के याद करते थे। तो जो टीचिंग का जो इनिशियल स्टेज था वो क्या था, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब आप याद करते थे, रटते थे। टेबल आपने देखा होगा, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ऐसे रटाते थे हमें, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, छोटे से अनार। तो ये सब हमने कैसे सीखा, रट कर सीखा। तो इसलिए जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है ये क्या है, इनिशियल स्टेज है। तो वहाँ पर आपका क्या होता था कि हैबिट होती थी आपकी रोट लर्निंग की, आप रट कर कुछ भी याद करते थे, चाहे वो फैक्ट्स हो गए या फिर आपके सब्जेक्ट का मैटर हो गया, तो वो सब आप कैसे याद करते थे, रट के। इट प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस द लर्न सब्जेक्ट। अब इसमें ये जो मेमोरी लेवल है, इसमें होता क्या था बेसिकली कि आपने जो कुछ भी रटा है, आपने जो कुछ भी याद किया है, उसको आप क्या कर सको, रिटेन कर सको, मतलब अपने माइंड में रख सको। आपने, क्योंकि रटने का आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि रटंत प्रणाली जो है उसको अच्छा नहीं माना गया है। क्यों, क्योंकि कहते नहीं है रटंत विद्या फलंती नाय, कुछ इस तरह से संस्कृत में एक सूत्र है आपका कि आपने जो कुछ भी रटा है तो वो आपको लंबे समय तक याद नहीं रहता है। तो वही है कि जब आप ये जो मेमोरी और लेवल ऑफ टीचिंग था, ये क्या करता था कि जो भी आपने रटा है उसको
रिटेन रखना, मतलब उसको एज इट इज़ रखने की एक क्षमता हुआ करती थी। अब ऐसे ही बच्चे को उस टाइम पर होशियार माना जाता था जो कि रट के काफ़ी लंबे समय तक किसी चीज़ को याद रख सके। आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस लर्न करके जाते थे, अगर आपके लॉन्ग आंसर्स हुआ करते थे 5 to 6 लाइन्स के, तो जब आप उसको रट के जाते थे और आप उसमें कोई भी एक वर्ड बीच में भूल जाते थे तो आपका पूरा आंसर जो था वो खराब हो जाता था, क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आता था कि आगे करना क्या। आप एक वर्ड भूल गए, मिस हो गया, तो आप पूरा भूल जाते थे। तो वही अगर आपने समझ के किया होता तो ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती। तो पहले हम जो क्वेश्चंस आते हुए पर भी नहीं करके आ पाते थे, उसका कारण क्या होता था, ये रोट मेमोराइजेशन ही हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। यहाँ पर जो नॉलेज थी, ठीक है, तो ये उस नॉलेज को कवर करती थी जो आपके ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बेस ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों पर बेसिस थी। यहाँ ये जो लेवल था, एट दिस लेवल द स्टूडेंट लर्न्स टू आइडेंटिफाई, रिकॉल और रिमेंबर द ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड आइडियाज एंड रिटेन दैम इन अ मेमोरी। वही बार बार बताया गया है कि इस लेवल पर स्टूडेंट क्या करता था, पहचानने की कोशिश करता था, याद करने की कोशिश करता था, उसको रिकॉल करता था, याद रखता था, किसको, ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को, आइडियाज़ को, और उनको अपनी मेमोरी में लंबे समय तक जो है वो स्थायी रखने की कोशिश किया करता था। टीचर प्लेज अ वेरी डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटेरियन रोल वाइल इंस्ट्रक्टिंग। और ये जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग था, इसमें जो टीचर हुआ करते थे, उनका जो रोल हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और अथॉरिटेरियन हुआ करता था। मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेट रहते थे वो स्टूडेंट्स पे कि ऐसे तुमने रटा, नहीं याद किया, तुम्हें याद नहीं हुए टेबल्स, तुम्हें गिनतियाँ याद नहीं हुई, तो कोई नहीं सोचते थे कि हम इसको कारण पता लगाएं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, बच्चा क्यों नहीं याद कर पा रहा है। बस वो क्या करते थे, उनके पास एक लंबी सी छड़ी हुआ करती थी। आप सभी को अपना टाइम याद होगा, हमारे टाइम पर तो यही हुआ करता था जब हम 4 to 5th स्टैंडर्ड्स में, मतलब 5th तक की स्टैंडर्ड्स हम कह सकते हैं, और ऑलमोस्ट हम 6, 7 भी कह सकते हैं, बट उस टाइम में हम थोड़ा ग्रोन अप हो गए थे। बट 5th तक की स्टैंडर्ड्स में यही हुआ करता था कि अगर याद नहीं किया तो टीचर जो है वो आपको वो पतली सी संटी से जो है वो छड़ी जो हुआ करती थी उससे मारा करते थे। मेनली ये जेंट्स टीचर किया करते थे, और लेडीज़ टीचर का तो वही आपका स्लैप चलता था, मारना शुरू कर दिया करती थी। तो वही है, पनिशमेंट ये दिया जाता था, हैंड रेस करके खड़े हो जाइए। बॉयज़ को कह दिया जाता था कि चलिए कॉक बन जाइए। तो इस टाइप की पनिशमेंट दी जाती थी। तो टीचर का जो रोल हुआ करता था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और अथॉरिटेरियन हुआ करता था। अब जाके ये जो प्रणाली है ये सुधरी है, कह सकते हैं इसमें सुधार आया है। अब कहा जाता है कि बच्चे में गलती नहीं है, गलती कहाँ है, टीचर की टीचिंग में ही कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। उसको अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी में चेंज करना, अपनी टीचिंग मेथड में चेंज करना। बच्चे को वहाँ पर दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन हमारे टाइम पर हमें ही दोष दिया जाता था कि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो द इवोल्यूशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स ओरल। अच्छा, वहाँ पर जब उस टाइम पे इवोल्यूशन जो सिस्टम हुआ करता था वो कैसा होता था, उसमें आपका ओरल भी हुआ करता था ना, ओरल टेस्ट होते थे हम लोग के कि हिंदी का ओरल है, फिर हिंदी का रिटन है, दोनों के मार्क्स ऐड होके फिर 1 मार्क्स मिला करते थे। तो ओरल होता था, रिटन होता था, ईजी टाइप एग्जामिनेशन भी होते थे, और एज वेल एज इन ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंपल। और ऑर्गेनाइज्ड भी हुआ करता था, मतलब एग्जाम हुआ करते थे, छोटे छोटे टेस्ट हुआ करते थे, ओरल, रिटन, और आपका सिंपल इन नेचर हुआ करता था कुछ एग्जाम्स, सो दैट इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू रोट लर्निंग, ताकि इससे क्या हो, आप याद करके रट के जो है वो सीधे सीख सकें। ठीक है, रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट, प्राइमरी एंड एक्टिव, एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी एंड पैसिव। अब हम अगर टीचर की बात करें तो टीचर का रोल कैसा होता था, भैया एक्टिव होता था, क्योंकि टीचर भैया जब आपको मारेंगे तो उन्हें एक्टिव तो रहना पड़ेगा, पैसिव में तो वो आपको मार नहीं सकते। तो क्या होता था, टीचर का रोल प्राइमरी हुआ करता था। पहले जो हमारी एजुकेशन थी वो क्या हुआ, कैसी थी, तो वो टीचर सेंटर्ड थी, मतलब आपको टीचर के अकॉर्डिंग जो है वो चलना है, टीचर को सेंटर में रख के जो है वो शिक्षा दी जाती थी कि टीचर आपको क्या पढ़ाना चाह रहा है, तो कैसे पढ़ाना चाह रहा है, तो आपको वही पढ़ना है, वही सीखना है। तो टीचर सेंटर्ड हमारी जब एजुकेशन थी तो टीचर का रोल प्राइमरी हो जाएगा बिल्कुल, और टीचर फिर कैसा होगा, टीचर एक्टिव होगा। वहीं स्टूडेंट जो हुआ करते थे वो सेकेंडरी हुआ करते थे, मतलब उनकी अपना कोई ओपिनियन नहीं था, वो अपना ओपिनियन नहीं रख सकते कि वो ऐसे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको ऐसे पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स का इतना नहीं हो जाता था, बस जो भी आपको सिलेबस दिया है वो टीचर ने जैसे कंप्लीट कराया है, आपको एज इट इज जो है वो उसको अपने माइंड में रख लेना है, वही आपका रोट मेमोराइजेशन, आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग आता था। वहाँ पर की जो स्टूडेंट थे उनका जो रोल होता था वो सेकेंडरी होता था, और वो कैसे होते थे, पैसिव लर्नर्स हुआ करते थे। मेमोरी लेवल टीचिंग डज नॉट इम्प्रूव इंटेलिजेंस। ये जो मेमोरी लेवल थी टीचिंग की, ये इसने इंटेलिजेंस को जो है वो इम्प्रूव नहीं करा, बिल्कुल नहीं करेगी। मैंने बताया ना कि आप कब तक किसी चीज़ को रट सकते हो। मैंने आपको बताया कि अगर आपने 5 to 6 लाइन का क्वेश्चन अपने रट लिया और आप एक भी वर्ड अगर भूल गए तो आपका पूरा आंसर खराब है, बट वहीं अगर आप समझ के गए होंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। एंड इंक्रीज स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी, तो ना ही तो वो इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर पाया और ना ही वो स्टूडेंट की क्षमताओं को जो है वो बढ़ा
पाया, बट दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर अदर टाइप्स ऑफ टीचिंग लेवल्स। लेकिन इसकी ज़रूरत जो है वो कुछ तरह के टीचिंग लेवल्स के लिए ज़रूरत पड़ी। अब आ जाते हैं हर्बर्टेरियन थ्योरी। तो जैसे मैंने बताया था कि इसके जो प्रतिपादक थे वो हर्बर्ट स्पेंसर थे, तो उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग उनकी जो एक थ्योरी थी अपरसेप्शन की, उसने सपोर्ट किया कि जो यंग चिल्ड्रंस का माइंड होता है वो रेडी होता है फॉर परसीविंग दैमसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड दैम, यानी कि उनके मतलब खुद को वो परसीव कर सकते हैं और उनके आसपास की जो भी दुनिया है वो उसको परसीव कर सकते हैं। देयर माइंड इज रेडी फॉर अ ग्रेट मास ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कंसेप्ट्स, एलिमेंट्स, स्ट्रक्चर्स, मॉडल्स एंड थियरीज। उनका मानना था कि जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनका माइंड जो है वो तैयार हो चुका है कि वो एक लार्ज क्वांटिटी में जो है वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रख सकते हैं, जिसमें कि आपके कंसेप्ट आ जाएंगे, एलिमेंट आ जाएगा, स्ट्रक्चर आएंगे, मॉडल आएंगे और थियरीज आएंगी। दे कैन अक्वायर एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। अब वो क्या कर सकते हैं, मतलब अक्वायर कर सकते हैं, सीख सकते हैं और फिर उनको अपने दिमाग में जो है वो बैठा के रख सकते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, यानी कि अलग अलग लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स के बारे में, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स के बारे में, मटेरियल्स के बारे में, किसके थ्रू, रट कर। अभी हम लोग बोलते हैं कि अगर भैया आपको ताजमहल पढ़ाना है बच्चे को तो एक बार ताजमहल घुमा लाइए, जब वो ताजमहल अपनी आंखों से देख लेगा तो उसको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या होता है। हाँ, वाइट संगमरमर का बना हुआ है, आगरा में था, कि तो जब वो खुद से देखेगा तो ज़्यादा स्थायी रहेगा। लेकिन पहले क्या था कि आपने बुक्स में लिख दिया कि ताजमहल आगरा में है, यमुना नदी के किनारे है, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, तो अब ये सारे पॉइंट बच्चा रट रहा है, तो जब रटेगा तो कुछ ना कुछ पॉइंट जो है वो बीच में कहीं ना कहीं भूल जाएगा। तो वही है कि उनको लगता था कि बच्चे तो जो हैं वो अब रेडी हैं कि वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने माइंड में रख सकते हैं याद करके। अब हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। स्मृति स्तर का शिक्षण तथ्यों और सूचनाओं की प्रस्तुति पर जोर देता है और ये सब रटने के बारे में है। ज्ञान या जानकारी सीखने वाले द्वारा याद रखने के माध्यम से प्राप्त की जाती है। ये शिक्षण का प्रारंभिक चरण है और तथ्यों और विषय वस्तुओं के रोट सीखने की आदत को जो है वो प्रेरित करता है, यानी रट के सीखने की आदत को जो है वो यहाँ पर प्रेरित करता है। ये छात्रों को सीखा विषय को बनाए रखने और पुनः पेश करने की क्षमता जो है वो प्रदान करता है। मतलब जो भी आपने सीखा है उस विषय को आप बनाए रखेंगे और क्या करेंगे, और पुनः जो है वो उसको दोबारा से प्रेजेंट करने की क्षमता रखता था। इसमें ब्लूम की टैक्सोनॉमी के केवल ज्ञान आधारित उद्देश्यों को यहाँ पर शामिल किया गया था। इस स्तर पर छात्र वस्तुओं, घटनाओं और विचारों को पहचानना, याद रखना और उन्हें याद रखना सीखाता था। ठीक है, निर्देश देते समय शिक्षक एक बहुत ही प्रभावशाली और सत्तावादी भूमिका यहाँ पर निभाता था। मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और आसान टाइप परीक्षा शामिल है और साथ ही यह व्यवस्थित और सरल प्रकृति की है ताकि इसे रटकर सीखने के माध्यम से प्राप्त जो है वो किया जा सके। शिक्षक की भूमिका प्राथमिक और सक्रिय है, जैसे मैंने आपको बताया ही था, और छात्र की भूमिका यहाँ पर जो थी वो माध्यमिक थी और निष्क्रिय थी। स्मृति स्तर के शिक्षण से बुद्धि में सुधार नहीं होता था और छात्रों की क्षमता में वृद्धि भी नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन यह अन्य प्रकार के शिक्षण स्तरों के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर आ गई धारणा हर्बर्टियन सिद्धांत की। तो हर्बर्टियन सिद्धांत जो था वो इस बात का समर्थन करता था कि जो छोटे बच्चों का दिमाग होता है वो खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, उनका दिमाग अवधारणाओं को, तत्वों को, संरचनाओं को, मॉडलों को और सिद्धांतों सहित तथ्यात्मक जानकारी के एक बड़े समूह के लिए जो है वो अब तैयार है। मतलब उनको एक वाइड इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी भी एक मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में अब दी जा सकती है। वही जैसे कि आपने देखा ही था कि आपको मैंने मॉन्यूमेंट्स अभी सिर्फ ताजमहल बताया, लेकिन क्या होता था कि आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स पढ़ा दिए जाते थे कि अब आप ताजमहल भी पढ़ेंगे। ठीक है, ताजमहल के बारे में आपको जानना है, रेड फोर्ट आपको जानना है, ठीक है, कुतुब मीनार आपको जानना है, कब बनवाया, किसने बनवाया। ठीक है, तो ये सब आप एक साथ ही क्या कर रहे थे, रट रहे थे। वहीं आप दूसरा आपसे बोल दिया इंग्लिश की बात आ जाए तो अब आपको एसेज लिखने हैं, तो अब ऐसे किस पे लिखने हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू पे लिखने हैं, ठीक है, अपने घर पे लिखने हैं, अपने स्कूल पे लिखने हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको दे दिए जाते थे कि आप रटिए और इन्हें याद करिए। तो ये जो करा जाता था ये इसी सिद्धांत पर जो था वो निर्भर था। तो वे बड़ी संख्याओं में चीज़ों, वस्तुओं और सामग्रियों के बारे में जानकारी को याद करके प्राप्त कर सकते हैं और बनाए रख सकते हैं। इसका जो एक और एग्जाम्पल है वो ये है कि अब आप देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होते हैं वो कैसे होते हैं कि वो फॉर्मेटिव होते हैं
ठीक है। आपको फॉर्मेटिव टेस्ट होते हैं आपके, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मतलब कुछ जगह पे ऐसा होता है कि फॉर्मेटिव 1 होने के बाद समेटिव 1 हो जाते हैं, बट यूनिट 1 होते हैं। लेकिन वैसे क्या होता है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 होगा, फिर आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 होगा, और फिर आपका समेटिव असेसमेंट 1 होगा, यानी आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है कि सिलेबस को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है वो 12 हैं, तो अब क्या करा जाएगा कि 2 चैप्टर्स आपको फॉर्मेटिव में दे दिए जाएंगे, 2 चैप्टर्स आपको फॉर्मेटिव 2 में दे दिए जाएंगे, यानी कि 4 चैप्टर्स आपके यहाँ पे कवर हो गए। और अब क्या करा जाएगा कि बचे हुए 2 चैप्टर्स आपको समेटिव में दे दी जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो भी कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा था कि आपको दोबारा रिपीट करना चाहिए, तो उनको भी आप यहाँ पर ऐड कर दोगे। तो जब आप यहाँ पर उन चैप्टर्स को ऐड ऑन करोगे तो वो तो ऑलरेडी बच्चा पढ़ा हुआ था, बस वो यहाँ पर जो है जाके और थोड़े से स्ट्रांग हो जा रहे हैं। तो अब लेकिन पहले क्या था कि पूरा बल्क दे दिया जाता था। हाफ ईयरली एग्जाम हुए तो हाफ ईयरली एग्जाम में पूरा अगर आपके 12 चैप्टर हैं तो 6 चैप्टर दे दिए, ठीक है। और पहले चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, नंबरिंग में 26, 20 इस टाइप के होते थे, क्योंकि हमें तो अच्छे से याद है हमारा टाइम, ठीक है। तो वही है कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ मतलब बल्क में आपको जो है वो चीज़ें दे दी जाती थी, और अब आपको सबको एक साथ जो है वो रटना है। अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया। हमारे टाइम पे हमें सोशल, साइंस, जीके, मॉरल सब पढ़ना था। अब एनसीईआरटी ने बोल दिया है कि सिर्फ हिंदी इंग्लिश मैथ्स पढ़ाई जाएगी और ईवीएस पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ईवीएस में ही आपका जीके वीके सब कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये था। अब हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। अब मेमोरी का क्या कर दिया गया, क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया क्या। तो देखिए क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एक आती है आपकी इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी व्हेन अ रिकॉल इज इमीडिएट, मतलब जैसे आपको तुरंत ही कुछ याद आ जाए, ठीक है, तो वो है आपका इमीडिएट मेमोरी। फिर परमानेंट मेमोरी। अब एक मेमोरी ऐसी है जो बिल्कुल परमानेंट है, यानी कि द रिकॉलिंग ऑफ मटेरियल फॉर ए लॉन्गर टाइम, मतलब आप लंबे समय तक किसी भी मटेरियल को जो है वो याद रख रहे हो, तो वो आपकी परमानेंट मेमोरी हो गई। अब पर्सनल मेमोरी। पर्सनल मेमोरी मतलब वाइल रिकॉलिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस, जब आप अपने पहले के जो पास्ट में आपसे आपके अनुभव रहे, आप जब उनको याद करते हो तो आपको याद आता है आपके पर्सनल पास्ट एक्सपीरियंसेस का, तो वो आपके पर्सनल मेमोरी हो गई। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम अपना पुराना याद कर रहे थे कि हमारे टाइम पर क्या होता था कि टीचर बहुत ज़्यादा डांटा करती थी, हमको सारा कुछ रट के जाना पड़ता था, अगर टेस्ट में कम नंबर आए तो पिटाई लगती थी, पनिशमेंट मिलती थी एंड ऑल, ठीक है। तो ये आपकी किस में आ जाएगी, पर्सनल मेमोरी में आ जाएगी। इम्पर्सनल मेमोरी, तो ये इम्पर्सनल मेमोरी क्या होती थी कि आप कुछ भी बुक्स से याद करते थे या फिर अपने कंपेनियंस के थ्रू याद करते थे। फिर आ जाती है आपकी एक्टिव मेमोरी। एक्टिव मेमोरी में आप क्या करते थे, मेक एफर्ट टू रिकॉल पास्ट, यानी पास्ट को याद करने के लिए आप एफर्ट करते थे। एक्सपीरियंसेस, रिकॉलिंग आंसर्स एंड एग्जाम्स, तो ये सब आपका हो जाता है एक्टिव मेमोरी। फिर आती है पैसिव मेमोरी, यानी कि आप इसको रिकॉल करते हो बिना पास्ट एक्सपीरियंस के और बिना एफर्ट के, ठीक है। तो वही है, जब पैसिव की बात आ रही है तो पैसिव में तो लेजीनेस होता है, तो बिना एफर्ट के आप यहाँ पर पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं। फिर आती है आपकी मैकेनिकल मेमोरी। मैकेनिकल मेमोरी को ही फिजिकल मेमोरी कहा जाता है, और यहाँ पर जो बॉडी होती है वो हैबिचुअल हो जाती है ऑफ डूइंग एनी टास्क रिपीटेडली, कि किसी भी एक काम को बार बार करने के लिए जब आपकी बॉडी जो हो वो हैबिचुअल हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, मैकेनिकल मेमोरी कहा जाता है, ठीक है, फिजिकल। फिर आती है आपकी रोट मेमोरी, यानी आप क्रैमिंग फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंड, मतलब बिना समझे बस आप जो फैक्ट्स है सब आपने अपने माइंड में डाली, और फिर कहा जा रहा है बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा, कुछ भी पूछा जा रहा है, मतलब रट्टू तोता टाइप का, ठीक है। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर लॉजिकल मेमोरी, तो टू लर्न समथिंग बाय यूजिंग इंटेलेक्ट एंड इट्स रिकॉलिंग व्हेन नीडेड। अब लॉजिकल मेमोरी वो होती है कि आप उसको क्या कर रहे हो, इंटेलेक्ट का, यानी कि अपने माइंड का यूज करके आप उसको याद कर रहे हो, और एंड इट्स रिकॉलिंग व्हेन नीडेड, और इसको आप उस टाइम पर पुनः रिकॉल कर रहे हो जब आपको इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हिंदी में देख लेते हैं स्मृति का वर्गीकरण, यानी कि इसमें आपका आएगा एक तो तत्काल स्मृति, तो जब एक रिकॉल तत्काल होता है, जब आपने जो भी कुछ याद किया तुरंत आपको एकदम से तुरंत ही इमीडिएट कर दिया जाए। स्थायी स्मृति, लंबे समय तक आपको सामग्री को वापस बुलाना हो। और व्यक्तिगत स्मृति मतलब पिछले अनुभवों को याद करते हुए हम अपने पिछले व्यक्तिगत अनुभवों को याद करते हैं। अवैयक्तिक स्मृति यानी पुस्तकों और साथियों से याद करना। सक्रिय स्मृति, पिछले अनुभवों को याद करने का प्रयास करें और परीक्षा में उत्तरों को याद करें, ठीक है। निष्क्रिय में मतलब बिना अनुभव को बिना प्रयास के आप जो है वो याद करते हैं।
यांत्रिक स्मृति मतलब आप यहाँ पे पैसिव की बात ऐसे हो रही है कि जैसे एक्टिव है। एक्टिव का मतलब जैसे आपने एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपने याद किया है, आप उस क्वेश्चन को भूल रहे हो तो आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, तो ये आपकी एक्टिव हो जाएगी क्योंकि आपने याद किया है तो हो सकता है आपको याद आ जाए। वहीं अगर सेम क्वेश्चन आपने याद तो किया नहीं है और आप होता है कि एग्जाम टाइम में जब करने बैठते थे और क्वेश्चन नहीं आता था तो फिर भी पता नहीं क्या ही सोचते थे, याद करने की कोशिश करते थे, तो वो आपकी पैसिव मेमोरी होती है कि जब आपने याद ही नहीं किया तो आपको याद कहाँ से आएगा। आप कितना भी एफर्ट लगाइए, मतलब एफर्ट ही नहीं किए थे तो फिर क्या ही है। ठीक है, यांत्रिक स्मृति या फिर भौतिक स्मृति, तो यहाँ पर वही है कि शरीर का किसी भी कार्य को बार बार करने की जो है वो आदत पड़ जाती है। कुछ लोग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि बार बार हाथ धुलने लग जाते हैं, ठीक है, और बार बार जो है वो चादर मतलब उसको अगर बेडशीट बिछी हुई है बेड पर तो उसको बार बार जो है वो खींचते हैं आगे की तरफ। ये काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, जैसे अभी कोरोना का ही टाइम था तो काफ़ी लोग ऐसे थे कि बार बार अपने हैंड जो है वो सैनिटाइज करते थे। ठीक है, फिर है आपका स्मृति को रटना, तो बिना समझे जो है वो तथ्यों को क्या कर दिया जाए, रट लिया जाए। तार्किक स्मृति की बुद्धि का उपयोग करके कुछ सीखें और फिर ज़रूरत पड़ने पर जो है वो उसको आप याद करें। तो ये तो रहे आपके रही टोटल मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो आई होप आपने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरह से क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करना है इन पॉइंट्स को यूज़ करके टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।